बेटी की नौकरी लगने से वह बहुत खुश हुई। सालू अपनी नौकरी की पहली सैलरी से अपनी माँ को चार धाम की यात्रा पर भेजने के लिए टिकट खरीदती है, क्योंकि उसकी माँ उर्वशी जी का सपना था कि वह भी चार धाम की यात्रा पर जाएं, लेकिन वह नहीं जा सकीं क्योंकि पति की इतनी इनकम नहीं थी कि वह उन्हें घुमा फिरा सकें। और किसी तरह उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह अच्छे से ज़िंदगी बिता सके। लेकिन बेटे की नौकरी लगते ही वह तो अपने में ही मस्त हो गया। उसे किसी प्रकार की अपनी माँ और बहन से हमदर्दी नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी भी अपनी सास और ननद से हमेशा चिढ़ी चिढ़ी रहती थी, क्योंकि वह दोनों गांव की रहने वाली थी और उर्वशी जी की बहू शहर में पली बड़ी थी। इसलिए उसे गांव के लोगों की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वह गांव के लोगों को गंवार समझती थी। आखिर सालू को कौन सी नौकरी लगी जिससे वह और उसकी माँ अमीर हो गईं? यह जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिम्मत जुटाकर उर्वशी जी बेटे बहू को फ़ोन कर देती हैं। झल्लाते हुए बेटा कहता है, क्या हुआ माँ, क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो? एक बार कह दिया ना, अभी तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। हमारे पास खुद इतने ज़्यादा खर्चे हैं, हाथ टाइट चल रहा है और तुम्हें चार धाम यात्रा की सूझ रही है। चुपचाप से घर पर रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे से बहू की आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारी माँ को ऐसे लगता है जैसे हमारे पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है। चुपचाप से गांव में रहें, कहीं घूमने जाने की और सैर सपाटा करने की ज़रूरत नहीं है। भाभी की बात सुनकर पास में बैठी हुई उर्वशी जी की बेटी से ना रहा जाता है। फ़ोन लेते हुए कहती है, भैया माँ कहीं सैर सपाटा करने नहीं जा रही है। उनका हमेशा का सपना था कि उन्हें चार धाम की यात्रा करना है। गांव से चार धाम की यात्रा के लिए बस जा रही है। सभी लोग जा रहे हैं, अभी मौका है जाने का। माँ का इतना मन है। फ़ोन स्पीकर पर था। नमिता फ़ोन लेकर कहती है, एक काम करो सालू, अगर तुम्हें माँ जी को चार धाम की यात्रा कराने का इतना शौक है तो तुम ही क्यों नहीं उन्हें चार धाम की यात्रा करवा देती हो? हमसे क्यों कह रही हो? भाभी कैसी बातें कर रही हो? मैं अभी पढ़ रही हूँ, नौकरी नहीं कर रही जो मेरे हाथ में पैसे आ रहे हों। अगर मेरे हाथ में पैसे आते होते तो मैं ज़रूर अपनी माँ को चारों धाम की यात्रा करवाती। और देखना भाभी, जिस दिन मैं नौकरी करने लगूंगी माँ को चार धाम की यात्रा जरूर करवाऊंगी। ननद सालू की बात सुनकर नमिता खिलखिलाकर हंस पड़ती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, वाह ननद रानी, ख्वाब भी कितने बड़े बड़े देख रही हो। तुम्हें क्या लगता है गांव में रहकर तुम नौकरी कर पाओगी? तुम तो ढंग से पढ़ लिख भी नहीं पा रही हो, नौकरी क्या करोगी? हाँ, अगर मेरे जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लिख रही होती और शहर में होती तो शायद तुम्हें नौकरी मिल भी जाती। लेकिन जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो, बारिश में उस स्कूल की छत से भी पानी टपकता है। ऐसे स्कूल से पढ़कर नौकरी करोगी? भाभी ज़रूर करूँगी, देख लेना, एक दिन मैं आपको नौकरी करके दिखाऊंगी। नमिता फ़ोन पति को पकड़ाती हुई कहती है, सच में तुम्हारी माँ और बहन दोनों ही पागल हो गई हैं। एक को चार धाम यात्रा पर जाना है और दूसरे तुम्हारी बहन जिसके सपने इतने बड़े बड़े हैं। यह दोनों ही मेरे लेवल की नहीं हैं। अच्छा हुआ जो मैंने दोनों को अपने पास रखने से मना कर दिया, वरना मेरे पास रहती तो मुझे समझ नहीं आता किस तरह से दोनों को डील करूं। एक वह बुढ़िया जरा सी सिलाई करती है तो लगता है कि बड़ी कमाई कर रही है, और दूसरा तुम्हारी बहन के अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है।
भाभी, उसे घमंड नहीं स्वाभिमान कहते हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँ जो आपके पास नहीं रह रही। ननद की यह बात सुनकर नमिता तिलमिला जाती है। दूसरी तरफ उर्वशी जी बेटी के हाथ से फोन छीनकर काट देती हैं और बेटी को डांटते हुए कहती है, सालू, क्यों तू अपनी भाभी से सवाल जवाब करती है? थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती थी क्या? बीच में फ़ोन छीन कर बात करने की क्या ज़रूरत थी? माँ, आप देख नहीं रही थी कि भाभी भैया आपसे किस तरह से बात कर रहे थे? और उधर दूसरी तरफ नमिता भी अपने पति से चिड़चिड़ाते हुए कहती है, सच में तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा बोलती है। किसी दिन तुम्हारी माँ और बहन को अपने पास बुलाकर उन्हें उनकी सही जगह दिखानी पड़ेगी। क्या है उनकी औकात? कहाँ मैं शहर की इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी लिखी लड़की हूँ और तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर जॉब करती हूँ, और कहाँ तुम्हारी गांव में रहने वाली बहन जिसकी फीस के पैसे भी उसकी माँ सिलाई करके निकाल कर बड़ी मुश्किल से दे पाती है। नहीं होते हैं तो इधर उधर से मांग कर देती है और मेरी बराबरी करने चली है। मुझे मौका मिलने दो, उसे उसकी औकात जरूर दिखा के रहूंगी। नमिता की बातें सुनकर माधव कहता है, अरे छोड़ो ना नमिता, क्यों उनकी बातों को याद करके अपना दिल जला रही हो? चलो मैं तुम्हारी पसंद की कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, दोनों बैठकर कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। फालतू की बातों से अपना मूड खराब मत किया करो। मैंने तुमसे कह दिया माधव, तुम उनके 4 धाम यात्रा के लिए एक पैसा भी नहीं दोगे। अगर मुझे पता चला कि तुमने पैसा दिया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे डार्लिंग, क्यों चिंता करती हो? तुमसे पूछे बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। बेटे बहू दो टूक सा जवाब देकर मना कर देते हैं। सालू के स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब उसे एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है। सालू माँ से कहती है, माँ, मेरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई है, मुझे आगे भी पढ़ना है। बेटा, तेरे स्कूल की फीस में किसी तरह से सिलाई करके दे देती थी, लेकिन कॉलेज की फीस तो बहुत ज़्यादा होगी, हम किस तरह से दे पाएंगे? सालू भी अपनी माँ की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। भाई से भी पैसा नहीं मांग सकती थी, वह नहीं देंगे। माँ की बात सुनकर वह शांत हो जाती है कि सच में माँ इतनी सारी कॉलेज की फीस कहाँ से देगी, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है। वह 2 दिन तक बड़ी उदास रहती है, माँ से कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन उसे यह चिंता खाए जा रही है कि अगर वह कुछ नहीं कर पाई तो नौकरी कैसे करेगी, फिर अपनी और अपनी माँ की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर पाएगी। अपनी बेटी के ऐसी हालत देखकर उर्वशी जी कहने लगती हैं, बेटा तू एक काम कर, शहर में अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले ले। यह बात सुनकर सालू एक पल के लिए तो चहक जाती है, लेकिन दूसरे ही पल निराश होकर कहती है, पर माँ इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 सोने के कंगन और कान के झुमके हैं, इन्हीं को बेचकर तुम्हारे कॉलेज की फीस भर दूंगी। नहीं नहीं माँ, मैं आपकी इतनी कीमती चीज़ों को बेचकर अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहती। बेटा, तू इन सब चीज़ों की चिंता मत कर, यह चीज़ें मेरी बेटी से ज़्यादा नहीं हैं। और फिर तू गांव में भी तो ट्यूशन पढ़ाती थी, हम शहर में रहेंगे तो उधर भी ट्यूशन पढ़ा लेना, हमारे खाने रहने का खर्चा निकलता रहेगा और मैं भी अपनी सिलाई मशीन लेकर चलूँगी, किसी तरह से गुजारा कर लेंगे। पर तेरी पढ़ाई की इच्छा को पूरी करके रहेंगे, और फिर मेरी भी इच्छा है कि तू पढ़ लिख कर नौकरी करे। अपनी माँ की बात को नहीं टालेगी ना? सालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह माँ के गले लग जाती है। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी, खूब मेहनत करूंगी और एक दिन आपको खूब सारे सुख दूंगी। आपने क्या क्या परिस्थितियाँ झेली हैं यह मैंने देखा है। देखा तो भाई ने भी है, लेकिन भाई पता नहीं नौकरी के बाद कौन सी दुनिया में जाकर मगन हो गया है।
उसे अब आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है। कुछ दिनों में सालू पास के ही शहर में के एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। सालू पढ़ने में पहले से ही होशियार थी, इसलिए उसे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अब सालू मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। माँ का ध्यान रखती, शाम को आस पास के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और शहर में उर्वशी जी को भी सिलाई का बहुत सारा काम मिलने लगा था, जिससे उनका घर का खर्चा और एक कमरे का किराया आराम से निकल जाता था। एक दिन बहू बेटे को इस बात का पता चलता है तो वह माँ को फ़ोन करते हैं। कहते हैं, माँ तुम पगला गई हो जो सालू को शहर में ले जाकर पढ़ा रही हो। इतनी मेहनत करके उसे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? वह तो पराई है, कल को पराए घर चली जाएगी। तुम्हें क्या मिलेगा नौकरी करके? तो अपने ससुराल वालों को देगी। यह बात सुनकर उर्वशी जी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, बेटा पढ़ाया तो तुम्हें भी बहुत मेहनत से था, लेकिन तूने मुझे क्या दिया? अगर बेटी ससुराल चली जाएगी तो तू भी तो हमसे दूर चला गया है, तो कौन सा हमारा ख्याल रखता है? इसलिए अगर मदद नहीं कर सकता है तो हमें परेशान भी ना कर। पीछे से नमिता कहती है, रहने दो माधव, तुम्हारी माँ आ ही गई है तो कर लेने दो उसे उसके मन की। देखते हैं इसकी बेटी को कौन सी नौकरी मिलती है। अगर पढ़ लिख भी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार की नौकरी करने लगेगी। उससे सिर्फ खर्चे चलते हैं, जिंदगी नहीं जी पाते, अपने हिसाब से खर्च भी नहीं कर पाते। आज देखो मेरे पास शहर में बड़ी सी सोसाइटी में पूरे 5 कमरों का घर है। दोनों हस्बैंड वाइफ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। घर में हर सुख सुविधा है। आराम से ऐश के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। कोई संघर्ष नहीं है हमारी लाइफ में। भाभी की बात सुनकर सालू फ़ोन काट देती है और माँ से गुस्सा करते हुए कहती है, माँ मैंने आपको कितनी बार मना किया है? क्या भाभी के ताने सुनने के लिए आप उनसे बात करती हो? तभी दोबारा से फ़ोन बज उठता है और बेटा कहता है, माँ तुमने तो फ़ोन ही काट दिया। मेरी असल बात तो आपने सुनी ही नहीं। मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि हम दोनों लोग अपनी शादी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आप लोगों को भी आना है। बेटे की बात सुनकर कुछ देर तक उर्वशी जी चुप रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह क्या जवाब दें। माँ, ओ माँ, कहाँ गई? सुन तो रही हो ना मेरी बात? मैंने आप दोनों का रिजर्वेशन करवा दिया है, आप मना नहीं कर सकती हो। मैं ऑनलाइन ही टिकट भेज दूंगा। इतना कहकर बेटा फ़ोन को काट देता है। सालू बेटा, माधव ने हम दोनों के मुंबई जाने की टिकट करवा दी है। अब हम जाने से मना नहीं कर सकते हैं। माँ, हमसे पूछे बिना टिकट क्यों करवा दिए? एक बार भैया को हमसे पूछना तो था। मुझे नहीं जाना उनके घर। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। अब जब उन लोगों ने इतने प्यार से बुलाया है तो हम मना नहीं कर सकते। फिर माँ, इधर मेरी पढ़ाई, ऊपर से बच्चों का ट्यूशन और आपकी सिलाई का भी तो काम है। कैसे मैनेज करेंगे हम इन सारी चीज़ों को? कोई बात नहीं बेटा, हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं चलेंगे, सिर्फ 2 दिन के लिए ही चलेंगे और वापस आ जाएंगे। माँ की जिद करने पर शालू भाई भाभी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही सालू माँ के साथ भाई भाभी के घर पहुँचती है तो देखती है भैया और भाभी सोफे पर बैठे हुए हैं। सच में भैया भाभी का घर तो बहुत ही शानदार बना हुआ है। महंगी महंगी चीज़ों से भरा पड़ा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। घर में 3-3 नौकर भी लगे हुए हैं। सालू चुपचाप से सोफे पर जाकर बैठ जाती है। फॉर्मेलिटी के लिए नमिता भी अपनी सास और ननद के पैर छूती है। अपने कुक को आवाज़ देते हुए नमिता कहती है, इन लोगों के लिए चाय बनाकर ले आइए। और हाँ, मैं चाय नहीं पीती, मेरे लिए कॉफ़ी बना लाना।
कॉफ़ी पीने के बाद नमिता कहती है, चलिए माँ जी, मैं तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। घर का सबसे छोटा कमरा जिसमें उसने अपने स्टोर का सामान भी रखा हुआ है। सास का सामान रखते हुए कहती है, माँ जी, बाकी के कमरे में मैंने अपने मायके वालों के लिए खाली रखे हैं, आप इसी कमरे में रह लेना। वैसे भी आपको गांव में छोटे से कमरे में रहने की आदत है, तो उम्मीद करती हूँ मेरे इस कमरे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उर्वशी जी के लिए वह कमरा पर्याप्त नहीं था। दूसरे दिन शादी की सालगिरह थी, पार्टी थी, धूमधाम से सारी तैयारियां चल रही थी। नमिता के मायके के भी सभी लोग आ गए। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। उसकी बहनें, भाई, भाभी, माँ, सब लोग आए हुए थे। साथ में उसके आस पड़ोस के लोग और ऑफिस के लोग भी आए थे। पार्टी घर पर ही थी। ज़्यादा लोगों के बढ़ जाने की वजह से नमिता को काम धाम करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए वह उर्वशी जी के कमरे में आती है और कहती है, अब तुम दोनों इधर बैठकर क्या कर रही हो? तुम दोनों को लगता नहीं है कि बेटे बहू के घर में आई हो तो थोड़ा बहुत काम धाम भी देख लो। रसोई में चलो, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। बाहर इतने सारे मेहमान बैठे हुए हैं, सबको चाय नाश्ता देना। पीछे से माधव भी आता है और कहता है, हाँ हाँ माँ, थोड़ी सी हेल्प कर दो। जब से आई हो अपने कमरे में ही बैठी हो। सालू को भाई भाभी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके मायके के सभी लोग आराम से सोफे पर बैठे हुए हैं। मेरी बूढ़ी माँ से काम के लिए कह रही हैं। सालू बात को संभालती हुई कहती है, भाभी चलो रसोई में, मैं चलती हूँ। क्या काम करना है? माँ को हॉल में ही बैठे रहने दो, वह भी सबके साथ बैठकर बातें कर लेंगी। वह मेरे मायके वालों के साथ बैठकर क्या बातें करेंगी? इससे अच्छा है उन्हें रसोई में कुछ काम ही करने दो। इतना कहकर नमिता चली जाती है। इधर सालू यह सोचकर काम करने लगती है कि चलो उसके भाई भाभी का ही तो घर है, कौन सा वह किसी दूसरे के घर में काम कर रही है। इतना बड़ा फंक्शन है तो थोड़ी बहुत मदद भी कर देगी तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सालू बड़े ही प्यार से भाभी के घर में सहायता करने लगती है। थोड़ी ही देर में नमिता जानबूझकर सालू और अपनी सास को उस तरफ सामान देने के लिए कहती है जहां पर उसकी सारी सहेलियां और ऑफिस के लोग बैठे हुए हैं। अरे सालू, जरा सामने वाली सहेली को कोल्ड ड्रिंक दे दो, कब से उसका बच्चा कोल्ड ड्रिंक के लिए मांग रहा है। सालू देने के लिए जाती है, तभी बच्चे के हाथ से नीचे कोल्ड ड्रिंक फैल जाता है। नमिता अपनी सास से कहती है, पोछा लगाकर सारा कोल्ड ड्रिंक साफ कर दो। उर्वशी जी कपड़े से कोल्ड ड्रिंक को साफ करने लगती हैं तो पास में ही बैठी एक सहेली कहती है, अरे नमिता, तूने अपनी मेड बदल दी है क्या? तुम्हारे घर में दोनों नई मेड दिख रही हैं। सहेली की बात सुनकर सालू दंग रह जाती है। वह भाभी के मुंह की तरफ देखने लगती है कि भाभी बात को क्लियर करेंगी कि हम दोनों इस घर की मेड नहीं बल्कि उनके घर का ही हिस्सा हैं। लेकिन भाभी का जवाब सुनकर सालू और उर्वशी जी दंग रह जाती हैं। नमिता कहती है, हाँ हाँ मीना, मैंने अभी अभी नई इन दोनों को अपने घर में काम के लिए लगाया है। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 दिन से ही काम पर आ रही हैं। और यह दोनों माँ बेटी साथ में आती हैं तो काम करके भी आसानी होती है। फटाफट से दोनों घर के काम निपटा लेती हैं। ए बुढ़िया, अगर फर्श साफ हो गया हो तो रसोई में हम सबके लिए नाश्ता लेकर आओ। तभी नमिता के ऑफिस साथ में जॉब करने वाली नेहा कहती है, अरे नमिता, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी काम वाली भी महीने भर से गांव गई है। एक काम करना, इन माँ बेटी को मेरे घर भी भेज देना काम करने के लिए। सालू से यह सब सहन नहीं होता है। माँ के हाथ से पोछा छुड़ाकर दूसरी तरफ फेंक देती है और माँ का हाथ पकड़कर कमरे में आकर बैठ जाती है। बहू की बात सुनकर आज उर्वशी जी की आंखों में भी आंसू हैं, क्योंकि अब तक तो वह बहू के घर में जितना भी काम कर रही थी
वह अपना समझ के कर रही थी, लेकिन बहू ने तो सबके सामने उन्हें और उनकी बेटी को एक काम वाली बता दिया। इतना अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाभी ने अपने घर बुलाकर हम दोनों का जो अपमान किया है उसको मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। माँ, अब मैं भाभी के घर कभी नहीं आऊँगी। कुछ भी हो जाए, इस बार बेटी की बात को भी उर्वशी जी नहीं काटती हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कहीं न कहीं उनकी बेटी ही सही है। दूसरे दिन माँ बेटी बिना कुछ कहे ही गांव को निकल जाती हैं। इसी तरह से 3 साल निकल जाते हैं। एक दिन नमिता कॉफ़ी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर छपी हुई उसकी ननद सालू की तस्वीर पर जाती है। तस्वीर को देखकर पहले तो वह चौंक जाती है। देखती है कि नमिता ने अपने कॉलेज में टॉप किया है, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर छपी हुई है। भागकर माधव को दिखाती है, देखो तुम्हारी बहन ने कॉलेज में टॉप किया है। नमिता तो इसी बात से परेशान हुई जा रही थी कि उसने कॉलेज में टॉप कैसे कर लिया। अब तो उसे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और मेरी बराबरी करने लगेगी। बात को कन्फर्म करने के लिए वह माधव से उर्वशी जी को फ़ोन करवाती है। खुशी से उर्वशी जी अपने बेटे को बताती हुई कहती है, हाँ हाँ बेटा, सालू ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उसके। और तो और कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, 3 कंपनियों ने सालू को जॉब ऑफर की है। अब देखो सालू कहाँ जॉब करती है। यह सुनकर नमिता के पसीने छूट गए। क्या उस गांव के गवार को 3 ऑफर मिल रहे हैं? टेंशन की वजह से नमिता परेशान रहने लगती है। तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी, डेंगू भी हो गया था, जिसकी वजह से वह अपने ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ले ली थी। तबीयत ठीक हो जाने के बाद नमिता अपने घूमने का प्लान बनाती है और फिर से 15 दिन की छुट्टी ले लेती है। वह कश्मीर घूमने के लिए चली जाती है। वहाँ से घूम के जब वापस आई तो फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई। इस वजह से नमिता लगातार ऑफिस से छुट्टियां लिए जा रही थी। ना ही ऑफिस का कोई काम कर रही थी, ना ही ऑफिस जा रही थी, जिसकी वजह से ऑफिस में बड़ी परेशानी हो रही थी। और अगर ऑफिस से उसका बॉस कुछ कहता तो वह उल्टा उसको सुना देती, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बाद में उसने अपने बॉस से खूब मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं माने, क्योंकि नमिता का स्वभाव हमेशा से ही अकड़ वाला था। वह बॉस के साथ भी वैसा ही व्यवहार करती थी जैसे वह पूरे ऑफिस की बॉस हो। अब नमिता घर पर बैठी हुई है, उसके पास कोई जॉब नहीं है। टेंशन और परेशानी की वजह से वह किसी नई जॉब की तैयारी भी नहीं कर पा रही है। एक दिन नमिता के पास उसकी ऑफिस की सहेली का फ़ोन आता है। अरे नमिता, तू इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही है? हमारे ऑफिस में नई बॉस आ गई है। अच्छा हुआ नई बॉस आ गई, पहले वाली बॉस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब नई बॉस के साथ अच्छे से बनाकर रखूँगी। तो कब आ रही हैं ऑफिस? नमिता की सहेली पूछती है। हाँ हाँ, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है वैसे ही मैं ऑफिस आ जाऊंगी। नमिता ऑफिस में किसी को भी नहीं बताती है कि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है। जब उसे पता चला कि ऑफिस में नई बॉस आ गई है तो वह बड़ी खुश हुई और सोचा कि चलो अच्छा है, पुराना बॉस तो वैसे भी खड़ूस था, मेरी उससे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब जो नई बॉस आई है उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे जॉब पर रख ले, कल मैं ऑफिस आऊँगी। जैसे ही नमिता ऑफिस जाती है तो उसकी सहेली चौंकते हुए कहती है, अरे पता है नमिता, जो हमारी नई बॉस है वह कौन है? हाँ हाँ, बताना कौन है? हमारी नई बॉस कैसी दिखती है? अरे हाँ नमिता, वही तो बता रही हूँ, तुम्हारी नई बॉस कोई और नहीं, तुम्हारे घर की जो काम वाली की बेटी थी ना, वही है। मैं तो पूरी रात यही सोच सोच कर परेशान रही थी,
उसने पढ़ाई कैसे की होगी। अपनी सहेली नेहा की बात सुनकर नमिता को ऐसे लगा जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वह गांव की गंवार बुढ़िया की बेटी मेरे ही ऑफिस में मेरी ही बॉस बनकर कैसे आ सकती है? अरे नहीं नेहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, कोई और होगा। नहीं नमिता, वह तुम्हारे घर की कामवाली की बेटी ही है। तुम्ही ने तो उससे मेरा परिचय करवाया था। मैं तो उसको इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। अच्छा, तू नई बॉस के केबिन में लेकर चल। नेहा नमिता को नई बॉस के पास ले जाती है। जैसे ही कमरा खोल कर देखती है तो सामने कुर्सी पर अपनी ननद सालू को बैठा हुआ देखकर उसे ऐसे लगता है जैसे उसने कोई भयानक सपना देख लिया हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। नमिता अपनी नई बॉस सालू से बात किए बिना ही वापस आ जाती है। सालू भी अपने काम में व्यस्त थी तो देख नहीं पाती है कि दरवाजे पर कौन आया था। अब जो सामने है वह सच है, इसी को स्वीकार कर नमिता पूरे ऑफिस में माहौल बनाती है। तुम्हें पता है, नई बॉस मेरी ननद है। मैंने ही सारे पैसे खर्च करके उसे पढ़ाया लिखाया है, तभी तो वह इतनी काबिल बन पाई है। अब तुम सब लोग मुझसे भी ठीक से बात करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बॉस की भाभी हूँ। तभी सालू किसी काम से बाहर आती है और अपनी भाभी को सभी लोगों से झूठ बोलते हुए सुन लेती है तो सभी के सामने वह भाभी को डांटते हुए कहती है, नमिता जी, क्या फालतू की बात कर रही हो? यह ऑफिस से तुम्हारा घर नहीं और मुझे नहीं पता कि तुम मेरे ही ऑफिस में काम कर रही हो। अरे शालू, ऐसी कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। कौन सी भाभी? कैसी भाभी? मेरी कोई भाभी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी नमिता सालू के नज़दीक जाती है और धीरे से कहती है, सालू, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे पुराने बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया था। अब तो तुम मेरी नई बॉस बन गई हो तो मुझे आसानी से जॉब पर रख लो। मुझे दोबारा से जॉब पर रख लो। क्या भाभी, पुराने बॉस ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया था? यह तो बहुत अच्छा हुआ, वह तुमको निकाल कर गया, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जब तुम्हें जॉब से निकाल ही दिया है तो इधर क्या करने आई हो? निकल जाओ ऑफिस से। सभी लोग नए बॉस के इस रूप को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही वह नमिता से बहुत परेशान थे। हमेशा पूरे ऑफिस में अपनी हेकड़ी दिखाती थी। घर पहुंचकर नमिता अपने पति माधव को सब कुछ बताती है तो माधव माँ को फ़ोन करता है, लेकिन उधर से उर्वशी जी कहती हैं, अभी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। यह तो अच्छा हुआ कि सालू ने बहुत ही इज्जत के साथ बहू से बात की, वरना बहू ने तो हमें अपने घर की नौकरानी बता दिया था। और अब मेरे पास समय नहीं है, हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो माँ? बेटा, सालू ने अपनी पहली सैलरी से मुझे 4 धाम की यात्रा करने का टिकट कराया है, उधर ही जाने की तैयारी कर रहे हैं। माधव कहता है, माँ, मैं बहुत ही मुसीबत में फंस गया हूँ। नमिता की नौकरी तो पहले ही चली गई थी, मुझे भी कंपनी ने बाहर निकाल दिया है। सालू से कहो कि मुझे और अपनी भाभी को कंपनी में नौकरी दे दे। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पहले ही हमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सारा लोन ले रखा है। लोन पर ही कार भी खरीदी है। अगर हम समय पर किस्त नहीं देंगे तो लोन बैंक वाले हमारा घर और कार दोनों ही जब्त कर लेंगे। हमारी कुछ मदद करो। आज फिर सालू माँ के हाथ से फ़ोन छुड़ाकर भाई भाभी से बात करती हुई कहती है, भैया, आज ऐसा लग रहा है कि समय खुद को दोहरा रहा है। एक समय वह था जब माँ आपसे 4 धाम की यात्रा के लिए पैसे मांग रही थी तो आपने उन्हें देने से मना कर दिया था। आज आपको ज़रूरत है तो भैया, मेरा भी जवाब यही है कि मेरे पास पैसे तो बहुत हैं। मैं पैसों की कमी को बोलकर उनका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं
आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। आपने और भाभी ने अपने घर बुलाकर मेरी माँ का जो अपमान किया है उसको मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। फिर माधव चिल्लाता हुआ कहता है, हाँ हाँ, ज़्यादा अपनी बेटी की नौकरी पर अकड़ दिखा रही हो। माँ, जब शादी हो जाएगी तब तो मेरे साथ ही आकर रहोगी, तब देखता हूँ कितना बेटी बेटी करती हो। हाँ भैया, माँ से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैं तो माँ को अपनी शादी के बाद भी अपने साथ रखूँगी और ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो मेरी माँ को मेरे साथ रहने से मना ना करे, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगी। और आप तो मेरी जिद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे और माँ को आपसे कोई उम्मीद नहीं है और आप लोग भी मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। इतना कहकर शालू फ़ोन काट देती है। अब माधव और नमिता नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ समय ऐसे ही बीतते रहे। उन्होंने जो भी थोड़ी बहुत बचत की थी उससे घर खर्च चला पा रहे थे, लेकिन जो उन्होंने घर लोन पर ले रखा था और गाड़ी भी लोन पर ली थी, गाड़ी तो बैंक वाले ले गए क्योंकि वह किस्त नहीं भर पा रहे थे। अब घर की नीलामी की बारी आती है। जिस दिन नीलामी होती है, यह बात जब सालू को पता चलती है, वह नीलामी की जगह पर जाकर सबसे ज़्यादा बोली लगाकर घर को अपने नाम करवा लेती है। जब यह बात नमिता और माधव को पता चलती है तो वह अपनी बहन के पास जाती हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वह उसे माफ़ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब तो दोनों को किराए के घर में रहना पड़ रहा था। इसी तरह वह घर खर्च निकालते थे और ज़िंदगी बड़ी कठिनाइयों से गुजार रहे थे। तो दोस्तों, सालू ने अपने भाई और भाभी की अकल ठिकाने लगाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।